ऐसे सिखाया हुआ है ना। अलग अलग मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दे। एंगुलर मोमेंटम ये मैंने एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अलग अलग मोशन के लिए कॉन्सेप्ट सिखाया था। ट्रांसलेशनल मोशन हो या पार्टिकल का मोशन हो, उसकी एंगुलर मोमेंटम हम पोजीशन वेक्टर इनटू क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर से करते हैं, या लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर कोई एक रिजिड बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है, उसकी एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए उस रिजिड बॉडी को हम एक सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल के रूप में एज्यूम करके फिर जैसे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं वैसे सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल है, उसकी एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला है आई ओमेगा, एक्चुअली में फॉर्मूला वही है जो पुराना है ना, मोमेंट ऑफ ये मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी को जब हम डिराइव करते हैं तो हमें निकलता है आई ओमेगा। और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसके हर एक पार्टिकल में सर्कुलर मोशन होता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लग जाएगा आई ओमेगा। और अगर किसी बॉडी में दोनों मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होता है, तो ट्रांसलेशनल के लिए हम अलग से मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं और रोटेशन के लिए अलग से नहीं। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, अपोजिट में है तो उसको घटा देंगे, मतलब उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। और फिर मैंने काफी प्रैक्टिस किया था एंगुलर मोमेंटम अलग अलग सिचुएशन में कैसे। तो हम आज इसकी कंजर्वेशन की बात करेंगे कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का होता है कब संरक्षित होता है, मतलब इसका मान कब चेंज नहीं करेगा। कि मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वी हैव Recording in progress. We have torque, net external torque. Net external torque का क्या फॉर्मूला है? The rate of change of angular momentum with respect to time, है ना? जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर नेट टॉर्क लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और वो किस तरह से चेंज होगा, तो ये नियम है वो चेंज। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो जाए तब क्या, तब जो ये एल है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो दैट इज, तो प्रिंसिपल क्या बना कि इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, है ना, अबाउट, टॉर्क भी किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है, ये तो मालूम है, और एंगुलर मोमेंटम भी किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट निकलता है, मालूम। तो जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ध्यान से याद रखिएगा। अगर मान लो एक बॉडी है या सिस्टम है, वो सिस्टम में किसी एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट तुम चुन पाते हो जिसके अबाउट नेट टॉर्क का मान जीरो है, तो आप उस पॉइंट के अबाउट उस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते। इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज जीरो, about a point or axis is zero, then the angular momentum about that point, उसी पॉइंट के और axis will remain conserved.
कहने का कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। तो आप कह सकते हैं मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल। और ये एक प्रकार का प्रिंसिपल है जिसको हम यूज करके कोई भी सवाल को बनाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए थोड़ा डिटेल। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है या एक डिस्क है, मान लो दिस इज अ डिस्क, और ये डिस्क रोटेट कर रहा है अपने इस एक्सिस के अबाउट। ये डिस्क रोटेट कर रहा है ना, ये डिस्क रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से। डिस्क का मास m है और डिस्क का रेडियस। अब क्या हो रहा है कि नाचते नाचते, ये इनिशियल स्थिति है, नाचते नाचते हम क्या कर रहे हैं, इस रोटेशन के दौरान हम इस पे दो इक्वल मास पार्टिकल के रूप में डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पर प्लेस कर दें, जिसका मास स्मॉल है। तो आप देखकर बताइए तो क्या इस केस में जो पहले नाच रहा था, जो स्पीड थी उसकी, क्या वही स्पीड यहाँ रहेगी या बदल जाए? Minus what will happen after placing this small mass over the rotating disc? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा और स्पीड इसकी बढ़ जाएगी घट जाएगी? बढ़ जाएगा। नाचने की स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगी? बढ़ जाएगा। श्योर? नहीं नहीं सर, कम हो जाएगा। श्योर? यस सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि ये दो मास को मैंने जो प्लेस किया तो क्या इस सिस्टम की टॉर्क जीरो रही या चेंज होगा? चेंज होगा। टॉर्क नहीं, टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा। वेदांत बताओ तुम, टॉर्क कैसे जीरो हो? सर एक बार सिचुएशन को दोबारा बता सकते हो? सर था नहीं मैं अभी। ओके देखो ना, सिस्टम तो समझ में आता है ना कि यस सर। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी सिस्टम में जीरो होता है, यहां से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो तो क्या होगा? एल कांस्टेंट रहेगा यस। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एल कांस्टेंट है तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज। मतलब कुल मिलाकर इस पूरी स्टेटमेंट का एक मतलब ये निकलता है जो मेरे काम का है कि अगर किसी भी सिस्टम में नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस अगर जीरो है, देन द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट और एक्सिस विल रिमेन कंस्टेंट। मतलब जिस भी पॉइंट के अबाउट अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो मिल जाए तो आप उस पॉइंट के अबाउट उस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते। अच्छा, मतलब ओमेगा वही रहेगा। जब कभी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात दिमाग में उठे तो पहले ये चेक करो कि इस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक ये डिस्क सिस्टम है, जो ये डिस्क ओमेगा 1 स्पीड से नाच रहा है, मास m है, रेडियस r है, ओमेगा 1 स्पीड से नाच रहा है। और नाचते नाचते मैंने क्या किया कि इसके ऊपर में दो पार्टिकल मास डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे प्लेस कर, जेंटली प्लेस, पटक नहीं दिए, जाके स्थिर से रख दिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये दो मास रखने के बाद क्या इस पे टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क मान आएगा नहीं आएगा? सर नहीं आएगा सर।
नहीं आएगा ना, क्योंकि अच्छा नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि नहीं? सर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा क्योंकि इसके मास mg का एक वेट आएगा नीचे, और यहाँ पर भी mg का एक वेट आएगा नीचे। दोनों का टॉर्क अपोजिट होगा भाई। ठीक है, तो इस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल टॉर्क दो ठो जुड़ गए, नेट एक्सटर्नल फोर्स जुड़ गए। यहाँ पे mg नहीं था, यहाँ पे दो mg जुड़ गए, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गए। इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन में एक्सटर्नल फोर्स नए आ गए। लेकिन जब आप इस फोर्स की टॉर्क सेंटर के अबाउट, जिसके अबाउट ये नाच रहा है, अगर आप सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालो तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एंटी क्लॉकवाइज, और इसका mg इंटू परपेंडिकुलर आर क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क के मान 0 हो जाएंगे। है ना? mg का जो टॉर्क तो सर वो तो 0 हो जाएगा। mg का नेट टॉर्क 0 होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा ना। यस सर। और ये भी ये क्लॉकवाइज बनाएगा ना। यस सर। नेट टॉर्क 0 हो गया ना। यस सर। नेट टॉर्क 0। यस सर। और नेट टॉर्क अगर 0 हो जाते हैं तो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? चूंकि सिस्टम प्योर रोटेटिंग है तो हम फॉर्मूला आई ओमेगा लगाएंगे। इस डिस्क की आई कितनी हुई? mr²/2 इंटू ओमेगा 1। और यहाँ पे दूसरी सिस्टम है फाइनल वाले केस में, पहले तो हम डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू r², इस पार्टिकल की प्लस m इंटू r² इस पार्टिकल की, पूरी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, क्योंकि ये पूरा सिस्टम टुगेदर ओमेगा 2 स्पीड से नाच रहा है, ये ओमेगा 2। और यहां से रखने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी आप ये बता सकते। तो mr²/2 मतलब नाचने के बाद मतलब मास रखने के बाद उसकी स्पीड, नाचने की स्पीड क्या हो जाएंगी वो आप बता सकते। ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई mr²/2 प्लस कभी करना 2 इंटू mr²। बहुत सारे फैक्टर्स कट जाएंगे, r² आपके कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली ओमेगा 2 की वैल्यू आप कह सकते हैं m इंटू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 4m, ये वैल्यू है। तो आइनस स्पीड घट गया ना। यस सर। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है जिससे कि आप यहाँ बताओ। आप यहाँ एक बात नोट कर सकते हैं, और रोटेटरी सिस्टम, जो अगर कोई रोटेटरी सिस्टम है और अगर उस पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क का मान 0 आया तो आप कह सकते हैं कि जो L होगा वो कांस्टेंट होगा। L मतलब आई ओमेगा, क्योंकि रोटेटरी सिस्टम लिया है, वो कांस्टेंट होगा। और यहां से आप कह सकते हो कि जो ओमेगा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ओमेगा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड घटेगा। और अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो ओमेगा को आई के साथ, इसका इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर ओमेगा वर्सेस आई का दिया हुआ है, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आपसे कहे कि एक रोटेटरी सिस्टम है, उस रोटेटरी सिस्टम की एंगुलर स्पीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है, और प्लॉट आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, तो 4 ऑप्शन बताइए क्या हो। आप कह सकते हैं 4 ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा,
एक ऑप्शन जो अगर मिला तो बता सकते हैं, या नेट एक्सटर्नल टॉर्क का मान 0 होगा ये बता सकते। ये 2 ऑप्शन आपके पास, अगर आई और ओमेगा का ग्राफ अगर ऐसा, क्योंकि इसके पहले वाले सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की बढ़ जा रही है, इसलिए इसकी नाचने की गति कम। दूसरा लेते हैं, मान लीजिए कि कोई एक रोटेटरी सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, रोटेशन का प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी बिल्कुल बीच में और अपने हाथ में एक डंबल लिए इस तरह से प्लेस्ड है, डंबल लिए हुए है, जिम में डंबल लेता है ना, और ये सिस्टम पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा 1 स्पीड से। अब अगर ये आदमी क्या करता है कि जो डंबल की स्थिति, सिस्टम अपना गति से नाच रहा है, सिस्टम अपनी स्पीड से नाच रहा है, और ये आदमी रोटेटिंग स्थिति के साथ अपने हाथ को वो नियर बाई खींच लेता है। अच्छा, स्पीड क्या होगा उसका? वो अपने हाथ को कुछ इस तरह से खींच लेता है और डंबल की स्थिति ऐसी कर लेता है। तो बताइए तो क्या नाचने की स्पीड उसकी वही रहेगी, चेंज हो जाएगा? चेंज होगा। और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? क्यों बढ़ेगा? सर आर का वैल्यू कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे कम हो। तो यहाँ पे ओमेगा 1 जो होगा वो ज्यादा होगा, इतना ज्यादा नहीं। यहाँ पर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। I1 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उल्टा लिख दिए क्या? I1 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है I2 से। I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना, मास नजदीक हो गया तो कम। I1 का मास ज्यादा दूर में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो ये ओमेगा 2, ओमेगा 1 कम होगा, ओमेगा 2 ज्यादा। अब आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों स्टेट में दिया हुआ है तो आप शुरुआत की एंगुलर स्पीड की सहायता से दूसरे की एंगुलर स्पीड आप निकाल सकते हैं। सर इसकी पहले वाली स्लाइड में सर जो ये आपने सर मास रखे M और M डिस्क के ऊपर, अगर M की जगह मैं उसके बराबर मास ना रखे कोई और मास रख दूंगा तो सर मोमेंट वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर? नो। अगर मास बदल दोगे ना बेटा, यस सर, तो नेट टॉर्क 0 नहीं रह पाएगा, क्योंकि मास चेंज हो जाने से फिर ये जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, वो तिरछा हो जाएगा। मान लो ये 10 केजी रखे, यहाँ 2 केजी रखे, तो सर लेकिन ओमेगा 2 तो सर ऊपर वाली लाइन में सर आपने लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एंड एक्सिस विल बी कंजर्व्ड, तो सर इस वाली एक्सिस के अराउंड तो वो कंजर्व्ड ही है ना, ऊपर वाली जिसके अराउंड घूम रहा है वो? नहीं, देखो जब आप इस पॉइंट के अबाउट, अगर आप इसको 10 केजी कहते हो और इसको 2 केजी कहते हो, ये ना कह रहे हो? यस सर। और सेंटर के अबाउट अब नेट टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क, तो इसका क्या हो जाएगा 10 केजी का, तो 10G इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज, 10G इंटू आर होगा ना एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। और इसका क्या होगा 2G इंटू आर, 2G इंटू आर, और ये होगा क्लॉकवाइज, माइनस कर दिया 2G इंटू।
बेस किया डिफरेंट डिफरेंट, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क आ गया। बताइए तो क्या ये नेट टॉर्क जीरो है? नहीं सर। तो अगर नेट टॉर्क, और हम ये टॉर्क किसके अबाउट निकाले? इसी एक्सिस के अबाउट निकाले ना। यस सर। तो क्या नेट टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? तो इसकी इसकी एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी? तो ये प्लेट ऐसा तिरछा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक साइड मास ज्यादा हो गया ना बेटा। तो सर वो उधर से भी घूमना स्टार्ट कर देगा? हाँ, तब ऐसे नाचेगा ना, तो तिरछा होकर के नाचेगा, ये ऐसे नाचेगा। तो सिस्टम जो है बैलेंस नहीं रहेगा। यस सर। सिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। ये बन रहा है, बन रहा है। इला नहीं भइलो जा रे भारती, इला जरी कम बनतो। अरे बनता है तो ले लो ना। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करो कि नहीं। सपोज करो, ध्यान से देखना, सपोज करो गड़बड़ कर ये एक प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। इसका मास है m1, और इस प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, आदमी का मास है कैपिटल M, और ये प्लेटफॉर्म रेस्ट में है। अभी ये नाच नहीं रहा है। ध्यान से सुनो, समझो, अभी ये नाच नहीं रहा है। इस आदमी का एक दोस्त है जो जमीन पे खड़ा है, और इसने क्या किया, ये एक बॉल को, जिस बॉल का मास m2 है, इस बॉल को अपने जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी है उसकी तरफ ये फेंकता है v स्पीड से। ठीक है, और ये जो बॉल है वो टेंजेंशियली ऐसे जाकर के आदमी उसको कैच करता है, मतलब सामने से फेंकता है। प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, इसका दोस्त जमीन पर खड़ा है, और वो अपने प्लेटफॉर्म वाले दोस्त को एक बॉल टेंजेंशियली ऐसे फेंकता है। ये उसके सामने में याद। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इफ मैन ऑन द प्लेटफॉर्म catches the ball, find angular speed of platform. प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड बताइए। बॉल कैच करने के बाद जो आदमी खड़ा है उसकी प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड क्या होगी? आप लोग देखो, बनाओ, कॉन्सेप्ट तो पता है। कुछ दिमाग काम कर रहा है? इसका इसके लिए रहना भी तो जरूरी है। बनावट को भी मुझे चला
इधर करके यहीं पे अपना ये तो पकड़ते रहो। टेलीग्राम में कैसे नोटिफिकेशन भेजना है? ये बाबा का बस बंद कर दे, म्यूट कर दे, टोटल म्यूट कर, जगह चालू करोगे ओकरा खुद अनम्यूट कर। सर m2 by m1 into 2 into v upon m by m into r। देखते तो नहीं ठीक रखते वैसे। जब इधर कर दे मारो दूध था फिर डिस्टर्ब कर दे इधर कर डिस्टर्ब उधर कर 2m2v by r into m1 plus 2 capital M plus 2 into m2। सर हाँ 2m2v 2m2v upon m1 plus 2 into m1 plus 2 into capital M plus m2 into r। सर वो कैपिटल M 2 into 2m वही सर 2m2 या वही हुआ। अच्छा 2m2 plus 2m into r हो जाएगा। 2m दोनों का r ये हो जाएगा। नहीं सर m को नहीं, ये इसको खाली 2m2 वाला को हम कॉमन लेने बोल रहे थे। सही बोल रहे, सीधे सही बोल रहे। नीचे देखो ना क्या है m1 plus 2 into देते सर m plus m2 into r हो जाएगा। m plus m1 कैपिटल M सर, कैपिटल M plus m2 into r। सिर्फ इसमें r लगेगा या पूरे में r लगेगा? सर पूरे में r लगेगा। पूरे में। वेदांग आपका आंसर इससे डिफरेंट है क्या? यस सर। एक बात ये बताइए कि जब ये आदमी बॉल को कैच करेगा तो कैच करने के जस्ट पहले इस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम उसका तो आया m2 into v into परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम ले लो ना, इस पूरे को बॉल के साथ एक सिस्टम ले लो, क्योंकि सिस्टम में बॉल घुसने वाला है ना, तो बॉल को सिस्टम में ले लो। दिस इज अ सिस्टम। अच्छा अब देखो, जब ये आदमी बॉल को कैच किया, जब आदमी अपने बॉल को ये कैच किया तो बॉल तो आदमी के हाथ में आके रुक गया। तो आदमी के द्वारा बॉल पर एक फोर्स लगेगा और एग्जैक्टली उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बॉल के द्वारा आदमी के हाथ पर भी लगेगा। और इस तरह से आदमी के हाथ में और बॉल के साथ अगर आप एक नेट फोर्स डिजाइन करो तो नेट फोर्स का मान क्या हो जाएगा आदमी और बॉल पे? 0। क्योंकि आदमी ने जितने बॉल पर फोर्स लगाया, बॉल ने भी आदमी पे एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। और जब आप इस सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालोगे उस फोर्स के द्वारा जो बॉल ने आदमी पे लगाया और आदमी ने जो बॉल पे लगाया, नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बिकम 0। और हम फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते। तो आदमी जब बॉल को कैच कर लिया तो ये ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगे। तो ये स्थिति में आदमी यहां जो खड़ा है सो अपना खड़ा है। इस स्थिति में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इस स्थिति में तो पहले जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर, यही है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या है?
पहले इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे तो m2 इंटू v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन आर है, प्लस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर प्लस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r स्क्वायर बाई 2, ये पूरा का पूरा रेस्ट में है, ओमेगा का मान 0। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंट, और सिर्फ बॉल की ही एंगुलर मोमेंटम ऐड अप। फाइनल बताइए, फाइनल जब आदमी ने बॉल कैच कर लिया तो फिर क्या हुआ कि आदमी और बॉल नेट मास हो गए सिंपल एक साथ में, m प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर दूरी हुआ r, ये हुआ आदमी और बॉल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r स्क्वायर बाई 2। ये पूरा एक सिस्टम हो गया, ये पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आदमी और बॉल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये डिस्क की इंटू ओमेगा, ये जो नाचने की स्पीड है ओमेगा। और यहां से आप ओमेगा वैल्यू बता सकते हो m2vr डिवाइडेड बाई, है ना, नीचे में क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स m प्लस m2 प्लस m1 इंटू आर स्क्वायर, और r से एक r कट जाएगा, अच्छा 2 ऊपर भी चला जाएगा एलसीएम लेने का, और एक r से r कट जाएगा। सो नाउ इट इज 2m2v बटा में 2 टाइम्स m प्लस m2 इंटू और होल r। दिस इज द आंसर। वेदांत समझ में आया? यस सर। तो कहाँ गलती किया था आपने बताइए? सर जब उसने बॉल पकड़ी तो सर मैंने बॉल का मास उसमें ऐड नहीं करा, तो नीचे वाला टर्म सही नहीं बन रहा था। ओके, और आइनश आपने कहाँ गलती किया? नहीं सर, आंसर सही है मेरा। वेरी गुड। तुमने कहा गलती किया, हम बनाए नहीं तो गलती क्या था, कुछ नहीं। आईने सही मार्कर हो गए, लेकिन बोलो होता बड़ा गुस्सा हो, लेकिन कोई और नहीं सुन रहा है। अब एक सिस्टम ले रहे हैं, देखेंगे ध्यान से देखिए, नोट कीजिएगा। In case of collision of a rigid body with a particle या बॉल जो भी कह लो, कोलिजन के केस में हम यूज करेंगे सबसे पहला लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब आपके दिमाग में ये रहे कि मेरे पास ये हथियार है चलाने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तीसरा हम यूज कर सकते हैं एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहा है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ये हम लगा सकते हैं। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो आपको एनर्जी लॉस वगैरह के बारे में कुछ दिया रहेगा, फिर उसको यूज करके आप ये काम को कर सकते। तो जनरली हम ये 3 प्रिंसिपल यूज करके कोलिजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा पहले एग्जांपल, तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है,
टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसका सरफेस परफेक्टली स्मूथ। इस टेबल के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल रॉड रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रॉड। रॉड का मास कैपिटल एम है और इसकी लंबाई एल है, और ये रॉड रेस्ट में है, रॉड रेस्ट में है। एक बॉल है पार्टिकल के रूप में, इसका मास स्मॉल एम है, और ये भी स्पीड से रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलरली जाकर के इस रॉड को टकराने वाला है ना। इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलरली जाकर के इस रॉड को एग्जैक्टली एंड पे टकराने। The ball strikes the rod at its end perpendicular to the length। ठीक है, अब इसके साथ कुछ क्वेश्चंस जुड़े हुए क्या हो सकते हैं, मैं इसको नोट कर रहा हूं। पहला, रॉड रखा हुआ है, बॉल जाकर के हिट किया, यही हुआ। टेबल पे रॉड रखा हुआ है, बॉल जाकर के हिट हुआ, यही। अच्छा, दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि बॉल टकराने के बाद बॉल का क्या, तो हम इस बात को लिख देते हैं। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन द बॉल कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो बॉल जाकर रॉड से चपक जाए, है ना वेदांत? यस सर। या हो सकता है कि बॉल टकराने के बाद रिटर्न बैक आ जाए, या हो सकता है कि बॉल जाकर टकराने के बाद रुक जाए, अपनी जगह रुक जाए, रॉड को चलने दे। तो मैंने एक कंडीशन लिया कि बॉल टकराने के बाद रेस्ट में आए। तो पहला प्रश्न है, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ रॉड। रॉड की लीनियर स्पीड ऑफ रॉड। रॉड की लीनियर स्पीड क्या होगी, मतलब टकराने के बाद रॉड जो है वो किस स्पीड से टेबल पे चलेगा, ओवर द टेबल, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। दूसरा इसमें प्रश्न है, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के जस्ट बाद रॉड की एंगुलर स्पीड क्या। तीसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है, फाइंड द डिस्टेंस traveled by center of mass of rod when rod rotated through 90 डिग्री। रॉड के 90 डिग्री रोटेट करने तक रॉड की सेंटर ऑफ मास कितनी दूर आगे चला जाए, ये तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन of particles of the rod, ये रॉड का ए भी नाम देते हैं, from the end B, B end से
फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रॉड, ये सब जो ये जो रॉड के पार्टिकल्स हैं, वो कौन सी पार्टिकल इनमें बी एंड से, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉड फ्रॉम द एंड बी व्हिच जस्ट कम्स टू रेस्ट just after the, which comes to rest just after the explosion, which comes to rest just after the explosion, comes to rest just after collision. कौन सी पार्टिकल है जो कोलिजन के बाद रेस्ट में आएगा? तो पहला तो 2 क्वेश्चन का जवाब तुम लोग निकाल सकते हो, बताओ। पहला 2 क्वेश्चन क्या लगे जाओ जी मैंने कर दिया बीएलओ रीड कर दोनों चल गया 4 मिक्स करने के बाद और के लिए तो नहीं मेरे लिए फिर भी बतिया, फिर भी जो है ना अगर उसका अथी में सेव नहीं हुआ ना तो फिर डिलीट हो जाता, यहाँ से डिलीट कर देना वही अगर उसका सर रॉड बीच में फिक्स है ऊपर फुट हुआ है रे। अब बताओ क्या बोले? सर वो जो पॉइंट आपने बनाया वो फिक्स है वहाँ पे। ये है क्या इधर फोटो है देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ओकरम नहीं ये वाली पर इधर फर्स्ट वाला 60 है रॉड की सेंटर ऑफ मास मैंने बनाया है। इंग्लिश में 90 वाले देखो हमारे बान टॉपर 50 नंबर है क्या करे ये तो ऐसे दिखता ना डिलीट कर देखो जी नंबर के 9 6 7 8 के स्थान है तो टॉपर बना दी किसका एक कोई बात नहीं बहुत बढ़िया 6 7 हम रोए ले इसलिए उसको बेइज्जती मत करो The linear speed होगा small m v by capital M और angular speed 6 small m v by m I sorry हाँ m है Your answer seems correct. बहुत सिंपल है ये इसका जवाब। रियायनेस मोदी प्रिंस को नहीं करते जवाब अगर हम टकराने के बाद की डिजाइन तैयार करें, टकराने के बाद रॉड का क्या होगा, इसकी डिजाइन तैयार करें। पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया भाई, अगर लोग घोड़े की तरह दिमाग जोड़ रहे हैं पार्टिकल तो टकराने के बाद रेस्ट में आ गया। बताइए तो रॉड आगे चलेगा नहीं चलेगा? वेदांग बताओ, रॉड आगे चलेगा नहीं चलेगा? क्योंकि ये टक्कर के दौरान यहाँ पे एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, रॉड ने ये बॉल ने रॉड पे इधर फोर्स लगाएगा, रॉड भी बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो बॉल पर जो रॉड ने फोर्स लगाया उसके इन्फ्लुएंस से तो रॉड बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि मोशन बॉल ने जो रॉड पे फोर्स लगाया, इस फोर्स को अपोज करने वाला कोई नहीं है, इस कारण से ये आगे के डायरेक्शन में वेलोसिटी पकड़ लेगा, मोशन पकड़ लेगा, और इस फोर्स के कारण एक सेंटर के अबाउट टॉर्क भी बनेगा जिसके कारण ये रॉड ऐसे नाचना भी शुरू कर देगा। ये जो सिचुएशन है टकराने के बाद क्या होगा, तो ये रॉड जो है वो v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे चलेगा vcm,
और ये नाचेगा ओमेगा स्पीड से। तो अगर आपको VCM निकालना है, लीनियर स्पीड निकालना है, तो आप यूज कीजिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये तो पता है कि बॉल जितना रॉड पे फोर्स लगाएगा, रॉड जितना बॉल पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो एंड हेंस द लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाते हैं तो हमें लीनियर स्पीड रॉड की निकले। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम बताइए, टकराने से पहले और टकराने के बाद। टकराने से पहले तो बॉल का सिर्फ है m इंटू वी, रॉड तो रेस्ट में है। टकराने के बाद का बॉल रेस्ट में आ गया, रॉड चलने लग गया। तो यहां से आप VCM कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू mv बटा में कैपिटल। माइनस यही आया ना, mv बाय कैपिटल। यस सर। इसके बाद अगर हम बॉल को और रॉड को हम दोनों को सिस्टम लेंगे तो दोनों सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ऑटोमेटिकली नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहें तो टकराने से पहले बॉल में एंगुलर मोमेंटम है mv इंटू l/2। यहां से दूरी हो गया l/2। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम, तो पहले बॉल का mv इंटू l/2। रॉड तो रेस्ट में है, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोर्स ml स्क्वायर बटा में क्या होगा 12 इंटू जीरो, क्योंकि रॉड रेस्ट में है। और जब टकरा गया तो बॉल रेस्ट में आ गया, बॉल की स्पीड जीरो और रॉड नाचने लग गया, ml स्क्वायर बटा में 12 और स्पीड ओमेगा। तो ये सिचुएशन मेरी बनी। अब आप यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये L से ये L कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 से ये 12 कैंसिल होकर 6 हो जाएंगे और ओमेगा वैल्यू आपको आ जाएंगी 6 टाइम्स mv बाई कैपिटल M। ठीक है, माइनस यही आंसर था ना आपका? यस सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड व्हेन रॉड रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री। तो आपको पता है कि मान लो ये आपकी रॉड है और ये रॉड का सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और ये नाच भी रहा है। इसको 90 डिग्री नाचने में कितना वक्त लगेगा? टाइम टू रोटेट एंगल थीटा 90 डिग्री मतलब π/2 नाचने में कितना टाइम लगेगा बताइए? ये सब स्पीड कांस्टेंट है, v स्पीड ओमेगा स्पीड कांस्टेंट। टाइम कितना लगेगा? थीटा बराबर ओमेगा टाइम्स टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएंगी, थीटा मींस π/2 इंटू ओमेगा, नीचे में ओमेगा। तो इतना देर में वो 90 डिग्री एंगल नाचेगा मतलब π/2 एंगल। तो उतना देर में ये जो VCM वेलोसिटी है इस रॉड को आगे ले जाए, मतलब रॉड की स्थिति यहाँ ऐसा हो जाएगा, नाच करके ये 90 डिग्री आ गया और ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इतनी दूरी बढ़ जाएगा, ये दूरी SL है। t बराबर 0 समय से t बराबर t समय, जिस t का मान मैंने अभी निकाला दैट इज इक्वल टू π/2। तो s बराबर क्या होगा? s बराबर जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज v सेंटर ऑफ मास इंटू t, और v सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है mv बाई कैपिटल M, ये
इंटू टी, टी का मान हो गया पाई बाई 2 ओमेगा, और ओमेगा का मान आपको पता है 6 टाइम्स स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, एम वी कैंसिल, कैपिटल एम वी कैंसिल, और वैल्यू बच गया पाई एल बाई 12। इतनी दूरी वो ट्रेवल करे। कैलकुलेशन अगर सही है तो ये आंसर आपके, ये दूरी आपका है। एमवी कट ले एमएल से। ठीक है वेदांत? सर आपने यहाँ पर सेंटर को ही क्यों रोटेट करवाया? क्योंकि सेंटर का ही रोटेशन होगा। क्यों सर? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही नाचेगा ना। अगर कोई एक बॉडी को हम चलाते हैं या हीट करते हैं कहीं पर भी, तो वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली नहीं लग रहे हैं तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करके जाए। अगर आप यहां पर इसको बांध के रखोगे तब तो फिर ये जाकर इस एक्सिस के अबाउट नाचेगा। समझ आया? यस। अच्छा एक बात और देखो जब क्वेश्चन पूछे हो तो और समझो। मान लो कि ये बॉल जाकर उसके साथ चपक जाता, मान लो ये बॉल बाबू उसके साथ चपक जाता, चपकने के बाद इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाती ना। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाता। यस सर। तो फिर ये सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ता और ये इसी एक्सिस के अबाउट नाचता। समझ आया? यस सर। अब चूंकि हमने रॉड को, अब बॉल को मैंने क्या किया हुआ है, बॉल को तो टेबल पे ही रोक दिया। यस सर। तो रास्ते में चल कौन रहा है? मार्केट में कौन मोशन में है? सर रॉड। सिर्फ रॉड। तो रॉड अकेला अगर है तो उसके सेंटर ऑफ मास तो बीच में हो गई ना। यस सर। और अगर बॉल चपक जाता तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें निकालना पड़ता कि यहाँ से इसकी कितनी दूरी पर है, और वो निकालने के लिए हम आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ा चुके, निकाल सकते हैं ना। हाँ सर। और फिर उसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वो सटा नहीं, हाँ सटा नहीं, इसलिए मैंने इसको हटा। तो इसको रहने दो, ध्यान में रहेगा। ये समझ में आया वेदांत? ये क्लियर है ना? ये बात हाँ सर, ये क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सवाल इसका ये चौथा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। पहले इसको समझो कि ये आपसे पूछ क्या रहा। ये सब तो जनरल क्वेश्चन है, ये सब तो जनरल क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है जो थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझना दो। आपसे कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रॉड from the end B which comes to rest just after the collision. मतलब क्या हुआ ये समझो, क्या निकाल रहे हैं? मिथलेस क्लास में है आप? तो सब तो छुट्टी मेरा मुझे मैसेज की थी सर। ये सर क्लास में आराम से एकदम। चलो मैं समझाता हूँ बिना टाइम। वैसे तुमको सोचने में हम समय देना चाहते हैं कि पहले सोचो, दिमाग में आओ लाओ कि क्या इस रॉड में ऐसा कोई पार्टिकल है जो टकराने के बाद रेस्ट में भी आ सकता है। बोल क्या ऐसे इसमें कुछ ऐसा चीज है जो टकराने के बाद तुरंत रेस्ट में सकता है?
बॉल जाकर रॉड को टकरा दिया, बॉल रोड को टकरा टक्कर खाने के बाद रॉड लगा चलने, रॉड लगा नाच। बॉल आएगा क्वेश्चन ये है कि क्या इस रॉड में ऐसा कोई सेट ऑफ पार्टिकल हो सकता है हाँ बोल जो टकराने के बाद रेस्ट में आएगा? पे ज्यादा दूर नहीं जाकर यहाँ पर पार्टिकल का रहे हैं। पार्टिकल इसे पार्टिकल पहले तो ये पता हो ना कि ऐसा हो सकता, तब ना हम उसको निकालेंगे। निकालना एक दूसरी प्रक्रिया है, पहले समझना जरूरी है। इज इट पॉसिबल? नो यस आइनस क्या बताओ, क्या ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता है जो रॉड के पार्टिकल हो जो टकराने के बाद रेस्ट में आ जाए? हाँ सर, हो सकता है। हाँ हो सकता है। रॉड के राइट साइड में, लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट साइड में। अरे सेंटर ऑफ मास भी तो वो रेस्ट में ही रहता है। अरे चलिए चेक करते हैं क्या वो लेफ्ट में होगा या नहीं होगा। वही पार्टिकल है। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास तुम गौर से देखोगे ये रॉड में कितने मोशन है। अच्छा सेंटर ऑफ मास क्या है? पार्टिकल है। टकराने के बाद इस रॉड में कितने मोशन है बताओ? सर 2 है। 2 मोशन है, एक ट्रांसलेशनल है और एक रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इसका हर एक पार्टिकल मास की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। सही है? सही है ना? इस वेलोसिटी से आगे जा रहा है। सबकी वेलोसिटी इक्वल है, सबकी वेलोसिटी इक्वल, सब के सब VCM वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। हर एक, सब कोई VCM वेलोसिटी से सब के सब आगे जा रहे हैं। और ये पार्टिकल में रोटेशनल मोशन भी, इस रॉड में एक रोटेशनल मोशन भी। अगर हम इस रॉड की एक अलग मोशन बनाए, रोटेशन का बनाए, और ये देखें कि ये रॉड सिर्फ रोटेशनल मोशन में है, सिर्फ अगर नाचता हो तो क्या होगा? इसके रॉड के अलग अलग पार्टिकल में सर्कुलर मोशन हो जाएंगे। अगर कोई रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में होता है तो उसके हर एक पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सबकी ओमेगा सेम होती है, सबका रेडियस अलग होता है। तो इस पार्टिकल की स्पीड ये वाली होंगी, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होंगी, इसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा होंगी, इसकी स्पीड और थोड़ी ज्यादा होंगी, इसकी स्पीड और थोड़ी ज्यादा होंगी, सबसे ज्यादा स्पीड इसका। समझ में आ रहा है? बताओ। यस सर। क्यों सबकी स्पीड अलग अलग है? ओमेगा तो सबका सेम है, रेडियस लेकिन सबका सर्कुलर मोशन का अलग अलग है ना। हाँ तो सर ओमेगा आर से ओमेगा आर ज्यादा हो जाएगा। आर जिसका ज्यादा तो उसकी स्पीड ज्यादा, V = ओमेगा सर्कुलर मोशन। इसका R0 उसका, और इसके लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल की स्पीड बहुत इस डायरेक्शन सेंटर सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी। सही बात है। यस सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी। सही बात है। इस तरह से अगर आपके ये दोनों रॉड एक ही हैं और ये भी अगर ओमेगा स्पीड से नाच रहा है, ये भी स्पीड से चल रहा है आगे और ये ओमेगा स्पीड से नाच रहा है, तो आप बताइए इस पार्टिकल में ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, एक और स्पीड जुड़ जाएगा। और इधर में ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर। ये जो ब्लैक वाली स्पीड है वो किसके कारण है? रोटेशन के कारण है। और ये जो ब्लू वाली स्पीड है वो किसके कारण है?
ट्रांसलेशनल के कारण। आप देखिए और बताइए, क्या यहाँ पर किसी पार्टिकल की स्पीड 0 होने की संभावना है? यस सर। तो राइट साइड वाले पार्टिकल में इस रॉड के राइट साइड जो पार्टिकल है उसमें किसी भी पार्टिकल में 0 वेलोसिटी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों मोशन, एक VCM और एक ओमेगा आर, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए नेट वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ रॉड की जो पार्टिकल्स हैं उसकी वेलोसिटीज डिफरेंट है। एक आपका ये VCM है और नीचे के डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर है। अगर हम इसकी दूरी को x ले लें, यहां से ये वाली दूरी x है, सेंटर से इसकी दूरी x, बहुत खतरनाक। तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसा सेट ऑफ पार्टिकल पोजीशन है P, जहां पर की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और इसके रोटेशनल वेलोसिटी के कारण जो लीनियर वेलोसिटी है, अगर ये दोनों वेलोसिटी अगर इक्वल हो गए तो P पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएंगी। समझ आया मिथलेश? लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल में ही किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो सकती है, वो चाहे बीच में कहीं का हो या एकदम से किनारे वाले का। हमें नहीं पता कि वो कहाँ वाले पार्टिकल की है। वो डिपेंड करेगा कि लीनियर स्पीड कितनी है, उसकी एंगुलर स्पीड कितनी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो मैंने x डिस्टेंस पर मान लिया कि जहां पर इसकी वेलोसिटी इक्वल हो रही है, तो हम ये x निकालना चाहते हैं। टू मेक स्पीड ऑफ पार्टिकल P इज 0, P की स्पीड 0 बनाने के लिए VCM और ओमेगा x दोनों के मान इक्वल होने चाहिए। VCM की वैल्यू मैंने निकाला है, बताइए क्या है? स्मॉल mv बाई कैपिटल। ओमेगा की वैल्यू मैंने निकाला है, बताइए क्या है? 6 mv बाई कैपिटल। 6 mv बाई कैपिटल ml इंटू x। mv कैंसिल, m कैंसिल, x की वैल्यू आपको आ गई, दैट इज L/6। मतलब सेंटर से L/6 दूरी पर वो पार्टिकल आपको प्राप्त होगा जिस पार्टिकल की वेलोसिटी टकराने के बाद इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाए। तो आपसे तो एंड B से पूछ रहा था, ये A है, ये B। तो फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एंड B, ये कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे L/2 प्लस L/6। 3 4 L/6 तो 2L/3। This is the answer of this. ठीक है? टक्कर के आपको कई प्रॉब्लम्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, बस आप याद रखिए प्रिंसिपल्स कैसे लगाने हैं। लीनियर स्पीड निकालनी है, यूज करनी है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। रोटेशनल स्पीड निकालनी है, यूज करनी है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बाकी टेक्निकल क्वेश्चंस के रूप में और भी कुछ जुड़े हो सकते हैं जो अभी हम एक दो डिस्कस करें। तो एक तो ये टक्कर हुआ, एक टक्कर हम दूसरा ठीक कर लेते। सपोज करो कि ये आपका एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस।
इस पर एक क्यूब, क्यूब जिसकी साइड ए है, ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है। रास्ते में यहाँ पे ये v स्पीड से चल रहा आराम से, रास्ते में यहाँ पे एक ठोकर है ना, एक हिंस किया हुआ है, कुछ निकला हुआ है। अब ये क्या हो रहा है कि जो ये क्यूब ये चलते हुए आया और जाकर के इस ठोकर से टकराया। जरा सोचो तो, टकराने के बाद इसका क्या हाल होगा? क्या ये भी स्पीड से कंटिन्यूअसली आगे कंटिन्यूअसली जाता रहेगा? नो, बोलो भाई। नहीं सर। नहीं होगा ना। ये इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। यस। टकराने के बाद ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर। तो आपसे यही पूछता है, फाइंड ओमेगा जस्ट हीटिंग, है ना, द रीड जो है इसको ठोकर कहते हैं। प्रिंस, कभी खेल खेल में आपका दोस्त जो है दौड़े दौड़े लंगड़ी लगाए हो? लंगड़ी लगा के गिराए हो कि नहीं? यस सर। जैसे दौड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है, लंगड़ी लगा दी, वही ये लंगड़ी है ये। तो वो जो लंगड़ी का जो परेशानी मतलब क्वेश्चन है वो भी डिजाइन किया जा सकता। एक आदमी दौड़ते दौड़ते आ रहा है, नीचे से एक लंगड़ी लगा दिया, बताइए कि कितनी स्पीड से उसका मुंह आकर के जमीन को हिट करे। हॉस्पिटल कितना दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कैसे बनाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन, हाउ यू विल हिट। एक प्रकार का टक्कर है। हाँ, रीच के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते थे। बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल कर सकते हैं और वही करना भी है। अच्छा, एक बात, कंजर्वेशन करने से पहले, हालांकि कंजर्वेशन होगा, तुम लगा दोगे आंसर, वो तो सही है, लेकिन चूंकि आईआईटी एडवांस की बात अगर हो रही है तो आपको एकदम एब्सोल्युटली मालूम होना चाहिए कि हम रीड्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं। क्या रीड्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा और क्या उसके अबाउट टॉर्क जीरो है कि नहीं है, ये सारी बातें जो छोटी छोटी बातें एकदम जो परफेक्ट, जब ये सब बातें आकलन करने में आप बैठ जाते हैं तब आप आराम से कीजिए। तो बताइए तो, क्या रीड्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम टॉर्क जीरो है कि नहीं? जीरो है सर। जीरो है। एक्चुअली में जब ये रेट जाया, पहले तो एंगुलर मोमेंटम यहां से यहां तक, पहले तो टॉर्क कुछ भी नहीं है। टॉर्क कब बना वेदांत? जब नाचना शुरू, जब सर टक्कर हुई सर उसकी वहां से, जब टक्कर शुरू, तो टक्कर जब हुई तो ये जो रीड है इस क्या बोलते हैं क्यूब पर एक फोर्स लगाएगा ना इधर में। यस सर। फोर्स लगाएगा और आप इसी एक पॉइंट के अबाउट ही तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की बात कर रहे हो। तो इस फोर्स के कारण टॉर्क जीरो हो गया ना। यही ना एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स है। यस सर। और एक पॉइंट के अबाउट वो फोर्स पास हो रहा है तो उसके अबाउट टॉर्क का मान जीरो हो जाएगा और कर लीजिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, आपके आंसर आ जाए। बताइए
बताइए। तो टकराने से पहले मैं एक डायग्राम फिर से कॉपी कर लेता हूं। टकराने से पहले इसका कुछ नहीं करना है, हटा दो। रिड्ज की ये वाली हाल थी, यहाँ पर रिड्ज था, ये अभी टक्कर नहीं हुआ है, जस्ट अभी टकराने ही वाला है, स्पीड भी से ही आ रहा है। हाँ बेटा, और अब ये टक्कर हो गया। मेरे यहाँ कई गेस्ट आए हुए हैं, बच्चों की लड़ाई हो रही है, एक मेरा छीन लिया, एक मेरा ले लिया। चलो, यहाँ टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद क्या होगा, ये रोटेट करेगा। टक्कर के बाद क्या होगा, ये रोटेट। ये हुआ बिफोर, जस्ट बिफोर, टक्कर होने के जस्ट पहले, ये हुआ टक्कर होने के जस्ट आफ्टर। बस ये दो फिनोमेना दिमाग में रखनी है और एंगुलर मोमेंटम बताइए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल है। तो बोलो जी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mu a/2। वेरी गुड, mv a/2 into a/2। फाइनल एंगुलर मोमेंटम सर mn²/6 प्लस सर वो डिस्टेंस वो वाली इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलनी है, इस पॉइंट के अबाउट। ये जो पॉइंट ए है जिसके अबाउट ये रोटेट, a√2/2, तो a/√2 ये भाई एंगुलर मोमेंटम फॉर्म लिखिए। कुछ भी नहीं बोल सकते। इसका m ओमेगा दोनों को सर एक डॉट ma 2 ma। पहले तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ma²/12। यस इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ma²/3 होगा ना। यस सर। इस एक्सिस के अबाउट ma²/3। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट भी ma²/3। यस सर। तो ए पॉइंट के अबाउट जो ऐसे एक्सिस जा रहा है, ये ना रोटेशन हो रहा है, तो पासिंग थ्रू दी ए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इसके अबाउट भी ma²/3, इसके अबाउट भी ma²/3। तो ए पॉइंट के अबाउट पासिंग थ्रू दी ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, तो हो जाएगा I अबाउट ए परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ma²/3 प्लस ma²/3 2ma²/3। ये प्लेट के रूप में लेकर आप बना सकते हैं। समझ आया वेदांत? यस सर। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू को रख दीजिए। मोमेंट ऑफ आइनस क्लियर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही निकाला है, बताओ। सही सर। 2ma²/3 इंटू ओमेगा, ए और ए कैंसिल हो गए, एम से एम कट गए, तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी, तो हो गया 3v/4 टाइम्स। तो आपका ये आंसर। ये जेईई में शायद आया हुआ है, पता नहीं, ये सब एडवांस के क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सब क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं। सर का बेसिक करा दिया, कभी नया हुआ भाई। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ।
सर एडवांस और थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन में बात करें। हम्म, ये आपका एक मान लो स्फीयर है, एनर्जी नहीं, आप खुद सोचो क्या लगा है नहीं लगा है। ये आपकी एक स्फीयर है, दिस इज सॉलिड स्फीयर। स्फीयर की जब बात हो कुछ ना कहा जाए तो सॉलिड स्फीयर। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, ये रेस्ट में रखा। ये रखा हुआ है और ये क्या बोलते हैं, ये मतलब रफ सरफेस है, सफिशिएंटली रफ है। ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस, इसका मास है। प्रश्न ये है कि हम इस पे एक फोर्स लगाने वाले हैं एफ, एच हाइट से। हम कहाँ एक इस पर फोर्स लगाएं? फाइंड एच। ये जो बॉटम लेवल से इतनी हाइट पर हम ये फोर्स लगाएं, फाइंड एच, so that the ball begins to roll without slipping. क्वेश्चन समझ में आया? हम कहाँ फोर्स लगाएं ताकि बॉल जो है begins to roll without slipping? यहाँ लगा के तो ठीक है परसों अब आप इसको सोचो, आते हैं तो लड़ाई ठीक ये ऊपर यहाँ रंगा हुआ है हमारे ये लहंगा रोला है सुरसुर काट कर रही है आप कुछ भी ना दुकानों से ऐसी भी ऐसी अब तो मिल गया फोटो है तेरा आंसर देखे कि जिज्ञासा होगा यहाँ पर फोर्स पहले आप जितना मंथन कर सकते हैं एक बार कर लीजिए। यहाँ पर फोर्स आएगा तभी ना रोलिंग भी होगा फिलिप नहीं करेगा समस्या में आ जाए। फाइंड एज कर रहा है एज को की एज निकालना है एज कैसे निकालना है अच्छा, हम अगर बहुत तेज इस बॉल पे सेंटर से पास कराता हुआ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम फोर्स सेंटर से पास कराते हुए लगा, सर रोल नहीं करेगा फिर? नहीं, रोल तो करेगा। शुरुआत में क्या हो, तब सोचो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेप वाइज सेंटर पे फोर्स लगाया, उससे क्या क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आगे क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, ये सारी चीजें।
मैंने आपसे पूछा कि अगर हम ये फोर्स को सेंटर से पास कराते तो क्या? सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होता। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होता, क्योंकि mg भी यहीं से पास हो रहा है ना। यस और एक फ्रिक्शन भी लगता ना पीछे। हाँ सर। तो बताइए टॉर्क 0 होता? नहीं अ, नहीं सर, सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 होता नहीं नहीं पता नहीं मुझे। नहीं। वो लोअर चल रहा है। सेंटर से पास होता तब नाचता। AI को लोअर ही ठीक है ना? समझ आया? मोल्टमन है वो। ठीक है सर। ओके चैट जीपीटी बोला अब इम्पोर्टेंट बात ये है AI अलग है। कि नाचेगा दोनों AI कंपनी का मालिक। अपनी स्पीड से और चलेगा अपनी स्पीड से, लेकिन आपको क्या करना है? आपको रोल कराना है विदाउट स्लिप। मतलब कि VCM और ओमेगा इंटू आर का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। यही है ना? ये फोर्स आकर के इसको हिट कर दिया, लेकिन वो फोर्स अगर वो वाली फ्रिक्शन डेवलप करके ओमेगा नहीं बना पाएगा, टॉर्क अगर कमजोर बना पाएगा, तो फ्रिक्शन के कारण उतनी अगर ओमेगा डेवलप नहीं हुआ तो ओमेगा इंटू आर के प्रोडक्ट कम हो जाएंगे और वो स्लिप करने लगेगा। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर देखते हैं। फोर्स तो लगाया। फोर्स ये कौन सा फोर्स है? ये इंपल्सिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? इंपल्सिव फोर्स है, मतलब फोर्स लगाते नहीं रह रहे हैं, फोर्स हिट किए, हिटिंग। इसको हम इंपल्सिव फोर्स भी कहते हैं, भाषा में लिखा रहेगा, है ना? इंपल्सिव फोर्स एक्ट। इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है वेदांत? बल इनटू वेग। सर फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। हाँ, फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड पे वो फोर्स लगा है। और ये जो फोर्स लगना बंद हो गया, यहाँ पर फोर्स लगा, फोर्स लगना यहाँ बंद हो गया, और बंद होने के बाद इसको चलना चाहिए और इसको नाचना चाहिए। इस तरह नाचना चाहिए कि VCM और ओमेगा आर दोनों आपस में बराबर, तभी तो प्योर रोलिंग होगा ना। अजी यस सर। तभी तो प्योर रोलिंग होगा। नहीं चलिए बताइए। हाँ। तो ये VCM, इसको स्पीड कौन देगा? यार बहुत ये ना फोर्स का इम्पल्सिव फोर्स देगा। तो इम्पल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर इम्पल्स बराबर क्या होता है? लीनियर इम्पल्स बराबर क्या होता है? लीनियर इम्पल्स बराबर क्या होता है? बताओ भाई। लीनियर इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम जो होता है F इंटू डेल्टा इंटीग्रेशन एफ डॉट dt। हाँ, इंटीग्रेशन F डॉट dt। तो F तो कांस्टेंट माना, फोर्स लगा दिया,
और dt का हो गया डेल्टा t बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंट। तो आपने छोटे से अंतराल में फोर्स लगाया डेल्टा टी अंतराल में, और इस केस में मोमेंटम में चेंज क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बोलो भाई कोई, फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू VCM, और इनिशियल मोमेंटम तो 0 है। तो F डेल्टा T इज इक्वल टू m, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली ये जो फोर्स है उसको नचाएगा भी, इंपल्सिव फोर्स उसको नचाएगा भी। तो एंगुलर इंपल्स क्या हो, एंगुलर इंपल्स होगा टॉर्क इंटू डेल्टा टी, टॉर्क इंटू डेल्टा टी, और ये बराबर होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंट, चेंज इन एंगुलर मोमेंट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर। तो आप बताइए सेंटर के बाद टॉर्क की वैल्यू क्या आएंगी? ये आपका दूरी हो गया r माइनस h, नहीं h माइनस r ना, h माइनस r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका f इंटू h माइनस r। तो f इंटू h माइनस r डेल्टा टी। फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम रोलिंग मोशन में बताए थे ना, ट्रांसलेशनल के कारण तो 0 हो जाएगा, रोटेशन के कारण होगा आई ओमेगा, और इनिशियल तो नाच ही नहीं रहा, 0 हो गया f इंटू h माइनस r डेल्टा टी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस। इज दैट क्लियर? माइनस समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपको क्या निकालना है? h निकालना है। आपके पास ये दो इक्वेशन देख रहे हो ना, इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स से जो डेवलप हुआ मोमेंटम में चेंज, और वही फोर्स से जो टॉर्क बना, टॉर्क से हुआ एंगुलर मोमेंटम में चेंज। तो हम उस दोनों को सेपरेटली अपना, अब दोनों को डिवाइड कर लो। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड, क्या फायदा होगा? तो f डेल्टा t कैंसिल हो जाएंगे, h माइनस r बचेंगे, राइट साइड में m 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? VCM बटा में r, ओमेगा बराबर VCM बटा में r, क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है। और नीचे में क्या हो जाएगा? MVCM कैंसिल्ड, R भी कैंसिल। तो H माइनस R, ये वैल्यू आपको आया 2r/5, मतलब सेंटर से 2r/5 ऊंचाई पर जब आप उसको हिट करोगे तभी वो प्योर रोल करेगा। और जमीन से H बराबर 7r/, कैसे वो पता यार के इधर भेजल की नहीं तो पास साथ समझ आया? यस सर। हमारे करे ना समझा बोले ना। तो अब देखो, ये तो हो गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का थोड़ा पोस्टमार्टम किया जाए कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्फीयर बाकी समझ में ना और की बढ़ा ना बैठल होगी, रफ सरफेस पे रखा है, बड़ी माइसी साथ निकली, और ये आपकी फोर्स लगाया मैंने
h ऊंचाई पे, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। अब अगर ये डिस्क होता, रिंग होता, तो फिर चीजें बदल जाती, दूरी बदल जाता ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता। तो क्या सब केस में यही h बराबर 7r/5 पर ही फोर्स लगाने पे प्योर रोल करेगा? ये सिर्फ किसके लिए है? और सॉलिड स्फीयर। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर h लेस देन 7r/5 हुआ तब क्या होगा? तब क्या होगा बताओ? मतलब f जो है यहाँ लगता है, यहाँ लगता, यहाँ लगता, यहाँ लगता। उल्टा घूमना स्टार्ट कर देता। उल्टा नहीं घूमता, उल्टा नहीं घूमता। एक्चुअली में तब क्या होता है, VCM तब उस केस में ओमेगा r के बराबर नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये नहीं होता। तो क्या होता? तो VCM ज्यादा होता, ओमेगा r कम होता। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के अगर ऊंचाई कम करेंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा ना वेदांत? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। टॉर्क कम हो जाएगा ना सेंटर से, जो इसकी टॉर्क कम हो जाएगा तो ओमेगा की स्पीड कम हो जाएगी ना। यस सर। ओमेगा r का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू कम हो जाएगा और VCM जो है वो ज्यादा। समझ में आ रहा है? और फिर ये स्थिति में क्या होगा? फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्पीड, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिप। और अगर ये h 7r/5 से ज्यादा होता तो फिर क्या होता? अगर यहाँ फोर्स लग जाए, यहाँ लग जाए, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है वेदांत? यस सर। तो VCM तब भी इस केस में ओमेगा r के बराबर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो VCM जो था वही रहेगा, ओमेगा r के प्रोडक्ट ज्यादा। इज दैट क्लियर? यस सर। और तब फिर यह क्या होगा? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिप। बैकवर्ड से। और अगर एग्जैक्टली बराबर हुआ 7r/5 के, तब आप कहेंगे कि जो VCM है वो एग्जैक्टली ओमेगा r के बराबर होगा और प्योर रोलिंग, मतलब हिट करने के बाद प्योर रोल करते हैं। ठीक है, अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसी क्वेश्चंस के साथ एक छोटा सा और एग्जांपल आगे बढ़ा। मान लिया जाए कि ये आपका वही बॉल है, सॉलिड स्फीयर है, जिसको आपने हिट कर दिया। कहाँ हिट किया? और भी होता है, बताओ। कहाँ हिट किया? वर्ल्ड पर हिट कर दिया, मान लो थोड़ा सा नीचे। हिट कर दिया थोड़ा सा नीचे, देखो यूनिक था। तो नीचे हिट करने पर VCM भी होंगे तुम यूनिट निकाल सकते हो।
और ओमेगा भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे हिट करने पर क्या होगा, VCM ज्यादा होगा, ओमेगा आर कम। तो सपोज करो कि यहाँ पे VCM बराबर 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्थिति में डबल है। मैंने ऐसा जगह हिट कर दिया जहां पर की स्पीड बनी, ओमेगा बनी, लेकिन VCM जो बना वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर। समझ आया? यस सर। मैंने ऐसा जगह हिट कर दिया, इसको ऐसा जगह हिट कर दिया, H की जो वैल्यू है वो 7R/5 से कम जगह पर ऐसा जगह हिट कर दिया कि जो इसकी चलने की स्पीड थी वो ज्यादा थी ओमेगा आर के प्रोडक्ट से, और 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर। बताइए आगे क्या होगा इसका मोशन? ये सरफेस रफ, ये सरफेस रफ, आगे क्या होगा इसका? क्या ये तो अभी फॉरवर्ड स्लिपिंग के साथ चलेगा, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग से चलेगा। क्या ये कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड स्लिपिंग से चलता रहेगा या इसका कभी रोलिंग शुरू होगा? बोलो भाई। इस सरफेस पर अगर हम इसको ठोक के छोड़ दिए, क्या ये जीवन भर स्लिपिंग के साथ ही रोल करेगा या कभी उसकी रोलिंग बंद भी होगी? सर बंद भी होगा। बंद भी होगी, बंद भी होगी। क्वेश्चन मेरा वही है, क्वेश्चन कई है इसमें, एक ही बस जवाब दो। जब इसकी रोलिंग बंद हो जाएंगी तो इसका V क्या होगा और इसका ओमेगा क्या होगा? When pure rolling start, यहां से आगे pure rolling start। Find VCM and omega dash, VCM dash omega dash। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा एक बात ये बताओ कि ऐसा क्यों होगा, प्योर रोलिंग क्यों शुरू हो? प्योर रोलिंग क्यों शुरू होगा? सर फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है। प्योर रोलिंग शुरू होगा क्योंकि जब हम इसको ठोक देंगे तो मास के कारण तो mg फोर्स भी यहीं से लगेगी, नॉर्मल भी यहीं से लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेंगे, फ्रिक्शन पीछे लगेंगे, ठीक है। और ये फ्रिक्शन इसकी लीनियर स्पीड को कम करेगा और एंगुलर स्पीड को ज्यादा करेगा। लीनियर स्पीड कम होता जाएगा, एंगुलर स्पीड बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लीनियर स्पीड और ओमेगा इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ पर जो VCM होगा वो पहले के VCM से कम होगा और यहाँ जो ओमेगा डैश होगा वो पहले के ओमेगा से ज्यादा। और ये किसके कारण होगा? माइनस VCM डैश यहाँ की VCM से तो ज्यादा हो जाएगा। सर टॉक कैसे? यहाँ के VCM से यहाँ की VCM कम क्यों हो जाएगा? VCM डैश VCM से कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट लग रहा है ना। ओके सर। तो ये फ्रिक्शन इसकी स्पीड को कम करे। अच्छा इसका यहाँ का जो ओमेगा है, ये वाली ओमेगा डैश यहाँ के ओमेगा से ज्यादा क्यों हो जाएगा?
वो भी इसी फ्रिक्शन से, क्योंकि ये फ्रिक्शन एक क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा ऐसे, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क इसकी ओमेगा स्पीड को। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर की VCM क्या होगी और वो यहाँ पर का ओमेगा डैश क्या होगा। तो खाली VCM ही बता दो खाली, तो वहां से ओमेगा आर का मान तो निकल ही जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब पहुंचेगा तो VCM डैश एग्जैक्टली ओमेगा डैश इंटू आर। तो बस एक निकल जाए तो दूसरा कैसे निकालेगा? सर एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। क्या एनर्जी कंजर्व होगा? यस सर। श्योर? हाँ सर, फ्रिक्शन का तो अच्छा यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? रोलिंग विथ स्लीपिंग हो रहा है ना? यस सर। रोलिंग विथ स्लीपिंग हो रहा है। स्लीपिंग यहां ना रुक गया, स्लीपिंग स्टॉप्स, योर रोलिंग स्टार्ट। इस जगह पे स्लीपिंग सीज्ड हो गया, यहां पे स्लीपिंग है, यहां से यहां तक स्लीपिंग है, यहां पर स्लीपिंग, यहां के बाद से स्लीपिंग स्टॉप। अब बताओ क्या एनर्जी कंजर्व्ड होगा? नहीं होगा तो कंजर्व कर लेंगे, इसमें क्या है? पहले तो हो, प्रिंसिपल को पकड़ो, ये कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल को माइनस, क्या हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? आप जवाब। वेदांग ने बोला यस। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, वेरी गुड। क्यों नहीं कर सकते आइनिश? सर क्योंकि दोनों का वो सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? एनर्जी जो है वो सेम नहीं है। नहीं, एनर्जी सेम नहीं है। एक्चुअली में एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते आइनिश, इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन वर्क करता रहेगा ना, यहाँ से घसटा रहा है ना, स्लीपिंग हो रहा है ना आइनिश। यस सर। ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के रास्ते में, ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने के रास्ते में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं है। जीरो है क्या? नहीं सर। जीरो है क्या? सर नहीं है सर, जीरो। जीरो नहीं है ना? हाँ, बी के बाद आगे जीरो है। यहां से तो रोलिंग शुरू हो गया ना आगे। यस सर। यहां से तुम एनर्जी कंजर्व कर सकते, बी पोजीशन के ऑनवर्ड तुम एनर्जी कंजर्व कर सकते। चलो अब बताओ क्या करो? दिमाग बंद हो गया। फोर्स लगाते हैं mg, नॉर्मल अभी भी यहीं से पास करेगा, इसके बाद नॉर्मल आगे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और फ्रिक्शन अभी भी पीछे लगे। यहाँ के बाद से आगे इसमें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। नॉर्मल थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक नॉर्मल यही बीच से जाए, यहाँ के बाद से आगे नॉर्मल थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। बताया था ना नॉर्मल शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। इस जगह के बाद से, इस जगह के बाद से, यहाँ के बाद से जब ये आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, अभी तो नॉर्मल अब यहाँ पास नहीं होगा, नॉर्मल थोड़ा आगे से, क्योंकि प्योर रोलिंग में नॉर्मल जो है वो थोड़ा आगे से जाता है। याद है? यस भूल गए? याद है? भूल गए यार?
अभी तक में नॉर्मल ही। अब बताओ तो इस पॉइंट के अबाउट बताओ, ये जो पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट बताओ। नेट टॉर्क बोलो पॉइंट P के अबाउट, ए पोजीशन पर जब ये बॉल है। नेट टॉर्क बोलो जल्दी, कोई बोलो। 0, नॉर्मल वहीं से पास किया, mg वहीं से पास किया, फ्रिक्शन वहीं से पास किया, नेट टॉर्क 0। और ये जो B पोजीशन है यहां पर देखकर बताओ, P पॉइंट के बाद टॉर्क 0। तो जब एक पॉइंट के बाद टॉर्क 0 है तो क्या हम एंगुलर मोमेंटम A पोजीशन की और एंगुलर मोमेंटम B पोजीशन की बराबर कर सकते हैं? यस सर। तो आप कर सकते हैं, कर दीजिए। बताइए ए पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम। बोलो भाई, कहाँ गया वेदांग? भाग गया। चलो प्रिंस तुम ही बताओ, ए पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन है, तो ट्रांसलेशनल के कारण हो गया आपका mvcm इंटू आर, रोटेशन के कारण हो गया 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो भी यहाँ का ओमेगा। बी पोजीशन पर का बताओ, mvcm डैश इंटू आर प्लस रोटेशन का बताओ 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, Yes. यहाँ पे VCM वैल्यू कितना है? यहाँ पे VCM वैल्यू कितना है? ओमेगा डैश आर। 2 ओमेगा आर। VCM वैल्यू यहाँ 2 ओमेगा इंटू आर प्लस ये कितना हो गया? 0.5 है। 2mr स्क्वायर ओमेगा बाई 5। राइट साइड में VCM कितना है? ओमेगा डैश आर, और एक और आर भी है, प्लस 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। सॉल्व करो, ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 2 12 m ओमेगा r स्क्वायर बाई 5। राइट साइड में बताओ, 5 जगह 5 2 7, 7 m ओमेगा डैश r स्क्वायर बाई 5 से 5 कैंसिल, m से m कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ गई? 12 ओमेगा बटा 7। समझ आया? Yes. तो v डैश क्या होगा? तो v डैश बराबर होगा ओमेगा डैश इंटू आर। ओमेगा डैश की वैल्यू आपके पास है 12 ओमेगा बाई 7। Highness, is that clear? Yes sir. अभी हमने कहाँ मारा है इसको? थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे मारा था ना? Yes, sir. यस। अब ऊपर मारते तो क्या होता? अगर हम इसी को थोड़ा ऊपर मारते तो क्या होता? बताओ जल्दी। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर मारते तो क्या होता? तो भी इस केस में ये आगे बढ़ता और ये नाचता ना? Yes. लेकिन तब क्या होता?
ऊपर मारते तो क्या होता, बोलेगा ही नहीं। तब उस केस में ओमेगा आर की वैल्यू ज्यादा होती, VCM का वैल्यू कम होता। मान लो VCM जो है ओमेगा आर का आधा हो, तब भी क्या होगा, ये प्योर रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिप। बैकवर्ड। तो क्या ये कंटिन्यूअसली बैकवर्ड स्लिपिंग चलता रहता है? नहीं सर। नहीं, कभी ना कभी तो रोलिंग इसका स्लीपिंग सीज हो, कभी ना कभी तो इसकी स्लीपिंग सीज होगी। इसकी VCM डैश ओमेगा डैश बनता, और यहाँ के आगे प्योर रोलिंग शुरू, स्लीपिंग बंद हो जाता। क्वेश्चन यही है, जब स्लीपिंग सीज हो VCM डैश क्या होगा, ओमेगा डैश। अब देखो क्या कहानी है, यहाँ पर mg तो यही फोर्स लगेंगे नीचे, नॉर्मल यहीं से जाएंगे। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन फॉरवर्ड, फ्रिक्शन फॉरवर्ड। समझे? और ये फ्रिक्शन इसकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ पर VCM की वैल्यू, VCM डैश की वैल्यू शुरुआत की VCM से ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाकर ओमेगा के वैल्यू को कम करेगा। तो यहाँ की जो ओमेगा डैश है वो ओमेगा से कम, ओमेगा से कम। जब यहाँ आएगा तो नीचे में mg लगेगा, नॉर्मल अभी भी यहीं से, फ्रिक्शन अब पलट जाएगा, प्योर रोलिंग होने से फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और यहां से जैसे ही आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन पीछे रहेगा, नॉर्मल थोड़ा आगे से। समझ में आ रहा है अनुष? यस सर। यहाँ के बाद से थोड़ा नॉर्मल आगे से, और यहां से यहां तक रोलिंग विथ स्लीपिंग होगा, और यहाँ के आगे नो स्लिप, प्योर रोलिंग। अब बताओ, ये पॉइंट मान लो P है, ये पॉइंट मान लो P पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क यहाँ भी 0 है A पोजीशन पर, और B पोजीशन पर भी P पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, क्योंकि तीन फोर्स वही P से पास हो रहे हैं। यस सर। तो नेट एंगुलर मोमेंटम A का और एंगुलर मोमेंटम B का क्या हम बराबर कर सकते हैं? अबाउट, और फिर आप वैल्यू जैसे भी बताए हैं वैसे आप कर लीजिए, कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एनर्जी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से सिखा दिया है, ठीक है। रोटेशन के प्रॉब्लम्स अथाह है, अथाह मतलब कि उसका कोई, और हर एक सवाल देख रहे हो ना, ये सब के सब बिल्कुल नए नए लग रहे हैं ना आइनस? यहाँ करेंगे तो क्या होगा, वहां करेंगे तो क्या होगा। यस सर। 1000 सवाल बना लोगे तो 1001वां जो है वो नया लगेगा। बस पकड़नी है ये कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्थिति में प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई, कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, कैसे एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, कैसे हम टॉर्क निकालें, कैसे टॉर्क की इक्वेशन लिखें। अगर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है जिससे दो मोशन बन रहा है, ट्रांसलेशनल भी बन रहा है, रोटेशन भी बन रहा है, तो फिर उस केस में हम इंपल्सिव लिनियर इंपल्स यूज करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए।
एंगुलर इंपल्स यूज करेंगे रोटेशन मोशन, है ना। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको मैंने आपको सिखा दिया एग्जाम्पल के साथ। अब आप लगाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इसके साथ हम लोग की रोटेशन फिनिश्ड होती है। कभी कभी हम और कुछ क्वेश्चंस लेते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन।